देखिए बात है 4 जून 2015 की, मणिपुर के चंदेल की। एक 6 डोगरा रेजिमेंट का काफिला इस कॉन्वे में 4 ट्रक और 45 सोल्जर जो है वो मौजूद थे। वो जो है वो अपने रूटीन रोड ओपनिंग पेट्रोल ड्यूटी के लिए जा रहे थे। पर ये जो पैरासोल गांव है यहाँ पर काफी सुनसान एरिया है और काफी घुमावदार सड़क है। इसी चीज का एनसीएन के मिलिटेंट जो है वो फायदा उठाते हैं और ये जो सड़क है इस पर आईईडी बम लगा देते हैं। और जैसा ये कॉन्वे आता है तो जो पहला ट्रक था उस पर आईईडी अटैक करके उसको ब्लास्ट कर देते हैं और साथ में जो वहां पर जो पहाड़ी थी उसके ऊपर से फायरिंग भी करते हैं, जिस वजह से 18 सोल्जर जो है वो शहीद हो जाते हैं। अब देखिए एनसीएन के जो मिलिटेंट्स हैं वो आए कहां से थे और ये वापस भागे कैसे और इंडियन आर्मी इनसे वापस बदला कैसे लेती है, ये सारी जो चीजें हैं हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम ये जान लेते हैं कि ये अटैक किया तो क्यों किया। तो देखिए ये सारी चीजें जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, यानी 1980 में। तो देखिए ये है नागालैंड और यहाँ पर कुछ लोकल एथनिक ग्रुप रहते हैं जिनमें नागा, मेतिये, मिजो ये सब शामिल है। हालांकि ये नागालैंड के अलावा आसपास के और एरिया में रहते हैं। अब इनकी शुरू से एक मांग थी कि नागालैंड, मणिपुर, असम, अरुणाचल, म्यांमार के कुछ हिस्से मिलाकर एक अलग कंट्री बनाई जाए। और ईयर 1980 में हाईसेक चिसिसु, थुइंगालिंग मुइवा और एसएस खामपला ये तीनों मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं जिसका नाम रखा जाता है एनसीएनके, यानी नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। अब इस ग्रुप का मेन काम था कि जैसे तैसे करके हम इंडियन आर्मी जो है उस पर अटैक करें और इंडिया जो है वो जैसे तैसे कर हमारी जो मांगे है वो पूरी करे। यहाँ तक कि ये जो ग्रुप है ये इतने तक गिर जाते हैं कि आसपास के जो गाँव वाले हैं उनको धमका कर उनसे फंडिंग भी इकट्ठी करते हैं ग्रुप चलाने के लिए। इसी तरह ये अटैक करते हैं और बदला लेने के लिए इंडियन आर्मी जो है वो भी वापस अटैक करती है। तो इसी तरह धीरे धीरे 8 साल निकल जाते हैं और ईयर आता है 1988। इस टाइम पर होता क्या है, एनसीएनके के जो मिलिटेंट्स है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से 2 ग्रुप में बढ़ जाता है। देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग एथनिक ग्रुप रहते थे और दरअसल ये क्या करते हैं, ये आपस में लड़ पड़ते हैं जातिवाद के नाम पर। अब आप मेरे से पूछोगे कि ये जो एनसीएनके है इनका इन ग्रुप से लेना देना क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि छोटे छोटे एथनिक ग्रुप थे इनमें से कुछ लोग छांटे जाते हैं और उनको एनसीएनके में शामिल किया जाता है। और इसी वजह से ये जो जातिवाद के नाम पर कुछ भेदभाव करते हैं। और दूसरा कारण था कि इंडिया जो है उस टाइम पर इनको सीज फायर करने की बोल रहा था, पर इनमें से कुछ लोग जो है वो सीज फायर करने के लिए एग्री कर रहे थे, तो कुछ लोग जो है वो पूरी तरह से बिल्कुल इंडिया के खिलाफ थे और इस वजह से ये क्या करते हैं आपस में लड़ पड़ते हैं, जिस वजह से ये 2 ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं। पहला बनता है एनएससीएनके यानी नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, जिसको एसएस खामपला हैंडल कर रहे थे। और दूसरा बनता है एनएससीएनके आईएम जिसको हाईसेक चिसिसु, थुइंगालिंग मुइवा हैंडल कर रहे थे। और ये जो एनसीएनके है यही आगे चलकर इंडियन आर्मी जो है उस पर मल्टीपल अटैक करते हैं, जो अभी आगे आएगा। अब एक तरफ तो ये ग्रुप बन जाते हैं और ये क्या करते हैं इंडियन आर्मी पर मल्टीपल अटैक करते हैं और इंडिया जो है इनके खिलाफ कई ऑपरेशन भी चलाता है। तो कुछ सालों तक ये जो दोनों ग्रुप है ये अलग अलग मिलकर इंडियन आर्मी जो है उस पर मल्टीपल अटैक करते हैं और इंडिया जो है इन पर वापस अटैक भी करता है। और उसके बाद डेट आती है 1 अगस्त 1997। इस टाइम पर होता क्या है, इंडिया और ये जो एनसीएनआईएम जो ग्रुप था इन दोनों के बीच सीज फायर हो जाता है। ये रही वो कॉपी, आप एक बार पॉज करके जरूर देख लेना। और 2001 में ये जो एनसीएनके है इनके साथ भी इंडिया सीज फायर कर लेता है, ये रही उनकी भी कॉपी। अब एक तरफ तो सीज फायर हो जाती है पर यहाँ पर ये पूरी तरह से बंद नहीं होते हैं। दरअसल अपने जो ग्रुप है उनमें और आदमी जो है वो ऐड करते हैं और लगभग 14 सालों तक ये अपने ग्रुप के अंदर नए नए आदमी जो है उनको ट्रेनिंग देते हैं और नए नए आदमी जो है उनको ज्वाइन करते हैं और 14 सालों तक ये नॉर्मल अटैक करते हैं, यानी कोई बड़ा अटैक नहीं करते हैं। और 14 सालों बाद ईयर आता है 2015 और इस पर्टिकुलर टाइम पर यानी अप्रैल और मई में एनसीएनके के जो मिलिटेंट्स है वो मल्टीपल अटैक करते हैं और 11 सोल्जर जो है वो शहीद हो जाते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट मंथ यानी 4 जून 2015 इस पर्टिकुलर टाइम पर होता क्या है, 6 डोगरा रेजिमेंट का एक कॉन्वे अपनी रूटीन रोड ओपनिंग पेट्रोल ड्यूटी पे जा रहा था जिसमें 4 ट्रक थे और 45 सोल्जर जो है वो मौजूद थे। और ये जो पैरासोल और चौराल गांव है यहाँ पर
काफी घुमावदार सड़क है और इसी चीज का फायदा उठाते हैं। आर्मी के कॉन्वे को आते देख ये क्या करते हैं, सड़क के नीचे IED बॉम्ब लगा देते हैं और जैसे ही वो कॉन्वे आता है, जो कॉन्वे का पहला ट्रक था उसको ये IED अटैक करके उड़ा देते हैं और साथ में पहाड़ी के ऊपर से ये छुप के फायरिंग भी करते हैं, जिस वजह से 18 सोल्जर जो है वो शहीद हो जाते हैं और तकरीबन 11 सोल्जर जो है वो घायल हो जाते हैं। और जो शहीद हुए हैं उनके नाम ये है। अब ये जो NCN के जो मिलिटेंट्स है ये अटैक करके वापस म्यांमार के जंगल में भाग जाते हैं। दरअसल यहाँ से म्यांमार और इंडिया की जो बॉर्डर है वो ज्यादा दूर नहीं है और ये जो बॉर्डर है ये व्यापार के लिए 16 किलोमीटर तक खुली भी रहती है, यानी 16 किलोमीटर तक कोई भी आ सकता है और कोई भी जा सकता है, कोई भी ज्यादा प्रूफ की जरूरत नहीं है। अब जैसे इस कॉन्वे पे अटैक होता है और जैसे ये जो न्यूज है वो दिल्ली पहुंचती है तो पूरा जो देश है वो काफी गुस्से में रहता है, कई जगह प्रोटेस्ट भी होते हैं। उसके तुरंत बाद इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है एक मीटिंग बुलाते हैं जिसमें डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर, होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोवाल, आर्मी चीफ जनरल दलवीर सिंह सुहाग ये सब इकट्ठे होते हैं और उस टाइम पर इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो है वो भी आ जाती है और पूरी तरह से पता चल जाता है कि इस अटैक के पीछे जो NCN के जो मिलिटेंट्स हैं उनका ही हाथ था। अब यहाँ पर इंडिया जो है जितनी भी बार पहले इन मिलिटेंट्स पर अटैक करता है वो सीमा में रहकर ही करता है, यानी दूसरे देश में घुसकर नहीं करता था। और इस बार मल्टीपल प्लानिंग होती है और ये डिसाइड होता है कि इस बार हमें इन मिलिटेंट्स को सीमा में मारकर नीचे गिराना है। अब यहाँ पर इनके पास दो ऑप्शन थे, या तो फाइटर जेट से म्यांमार के जो जंगल है उनमें इनके कैंप थे तो वहां पर एयर स्ट्राइक कराई जाए, दूसरा ऑप्शन यह था कि सीक्रेट तरीके से कुछ कमांडो जो है वो जंगलों में भेजे जाएं और उनको डेर किया जाए। और यहाँ पर होता यूं है कि जो पहला ऑप्शन है यानी एयर स्ट्राइक वाला ये पूरी तरह से कैंसिल हो जाता है, क्योंकि दरअसल इन मिलिटेंट्स के अलावा वहां पर कुछ लोकल लोग भी रहते थे जिस वजह से उनको भी नुकसान हो जाता, जिस वजह से ये जो एयर स्ट्राइक वाला प्लान जो है ये पूरी तरह से कैंसिल हो जाता है। और सेकंड प्लान जो है वो यूज किया जाता है यानी सर्जिकल स्ट्राइक का। इस प्लान में 21 पैरा के स्पेशल फोर्स के स्पेशल 70 कमांडो को तैयार किया जाता है और इस पूरे ऑपरेशन को नाम दिया जाता है ऑपरेशन हॉट परस्यूट। और इन सभी सोल्जर को लीड करने की जो जिम्मेदारी है वो मिशन कमांडर लेफ्ट हैंड कर्नल नेक्टर संजय बम को दी जाती है और ऑपरेशन को जल्दी अंजाम देने के लिए ऑपरेशन की जो प्लानिंग है और फास्ट कर दी जाती है। यहाँ पर ये जो कमांडो है इनके साथ एक और चीज की जाती है, दरअसल इनकी जो मेन यूनिफॉर्म है वो इनको नहीं पहनाई जाती है, जबकि उसके बदले 12 बिहार बटालियन यानी इंडिया और म्यांमार बॉर्डर पर जो लोकल आर्मी होती है वो जो यूनिफॉर्म पहनते हैं वो इनको दी जाती है ताकि लोगों को लगे कि ये जो कमांडो है ये नॉर्मल कमांडो है और अपनी ड्यूटी पे जो है वो तैनात है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं 6 से 7 जून को इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है इस अटैक को सीक्रेट रखने के लिए बांग्लादेश दौरे पे भी जाते हैं। हालांकि इसके पीछे कुछ और भी रीजन थे। उसी दिन ये जो 70 कमांडो है ये इंडियन म्यांमार बॉर्डर की ओर निकल पड़ते हैं ऑपरेशन के लिए और साथ में लेटेस्ट असॉल्ट राइफल, ग्रेनेड लॉन्चर, नाइट विजन गॉगल, GPS, हाई सिक्योरिटी एडवांस चीजें ये सब इनको दी जाती है ताकि ये जो ऑपरेशन है आराम से कर सके। अब देखिए ये है बॉर्डर और यहाँ से इनको कुछ किलोमीटर पहले ही नीचे उतरना होगा, तो उसके बाद जंगल में घुसना होगा और जंगल को पार करते करते इनको इंडिया और म्यांमार बॉर्डर तक पहुंचना होगा। बॉर्डर पार करके जो मिलिटेंट्स के जो कैंप है जो लगभग 8 किलोमीटर अंदर थे वहां पर सीक्रेट तरीके से पहुंचना होगा और उन पर अटैक करना होगा। ये इनका पूरा प्लान है। अब देखिए ये जो इंडिया म्यांमार बॉर्डर है यहाँ पर ये जो सोल्जर है इससे पहले रेडियो का यूज कर सकते हैं, पर जैसे ये बॉर्डर पार करके म्यांमार में जाएंगे इनको रेडियो का जो यूज है वो बंद करना होगा। और इसी वजह से एक चीज डिसाइड होती है कि जैसे ये 21 पैरा के जो कमांडो है ये इंडिया म्यांमार बॉर्डर को पार करके म्यांमार में घुसेंगे तो इनको हर 1 घंटे में बीप का सिग्नल देना हो और ये जो सिग्नल है ये लेफ्टिनेंट जनरल विपिन रावत को मिलता था और ये उस टाइम पर GOC ऑफ 3 कॉर्प्स थे और इसी सिग्नल से इंडियन आर्मी को पता चलता है जो इंडिया में मौजूद है कि ऑपरेशन जो है वो पूरी तरह से सेफ है। अब यहाँ पर मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये जंगल के अंदर घुसे और इस मिशन को करने के लिए जा रहे हैं, ये हमें काफी आसान लग रहा है पर ये उतना ही खतरनाक है। दरअसल इनको पहली कंडीशन ये थी कि जंगली जानवर जो है सांप, बिच्छू इनसे बचना था। दूसरी कंडीशन ये थी कि कोई भी मिलिटेंट्स कहीं से भी आ सकता था और इन पे अटैक भी कर सकता था और साथ में इनको खुद को सीक्रेट भी रखना था, यानी किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए कि
इंडिया जो है वो म्यांमार के अंदर कोई ऑपरेशन करने जा रहा है। अब जैसे ये जो 21 पैरा के 70 लोग हैं ये म्यांमार के जंगल में घुसते हैं तो इनको कुछ देर चलने के बाद कुछ लोग मिलते जो वहां के लोकल लोग थे और ये जो है ये शिकार करने के लिए आए थे। अब जैसे ये जो 70 कमांडो है ये उनको देखते हैं तो ये उनको मिलिटेंट समझते हैं और वो लोग भी काफी घबरा जाते हैं। ये जो कमांडो है उनको पकड़ते हैं और उनसे सारी जो चीजें वो पूछते हैं तो वो जो सारा जो सच है वो बता देते हैं। और इनका मिलना इन कमांडो के लिए काफी बेनिफिट भी है क्योंकि ये यहाँ के लोकल थे तो हर एक चीज के बारे में पता भी था कि कौन सा कैंप कहाँ पर है। अब ये जो कमांडो है ये क्या करते हैं इन लोगों को अपने साथ में ले जाते हैं और यहाँ पर ये कमांडो क्या करते हैं कुछ देर चलने के बाद जो भारी सामान वाले कमांडो है उनको बीच में ले लेते हैं और जो हल्के हथियार वाले जो कमांडो है उनको चारों तरफ कर लेते हैं। यानी कहने का मतलब है कि ये दो भागों में डिवाइड हो जाते हैं। अब इनको चलते चलते दूसरी रात हो जाती है और ये इंडिया म्यांमार बॉर्डर से 8 किलोमीटर अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर ही थे उन मिलिटेंट्स के कैंप और ये जो कमांडो है इनको ये जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई थी इनमें पता चल गया था कि ये म्यांमार जंगल के अंदर एक 600 मीटर ऊंची पहाड़ी है वहां पर रह रहे हैं। अब ये लोग वहां पर पहुंच चुके थे और काफी रात भी हो चुकी थी और ये अटैक करने की जो प्लानिंग है वो करना शुरू कर देते हैं। अब इनके आगे मेन जो चीज थी वो थी वो पहाड़ी कि इस पहाड़ी पर चढ़कर ऊपर जाएंगे और उसके बाद हम अटैक करेंगे। और दरअसल यहाँ पर उस पहाड़ी पर जाने का एक ही रास्ता था। अब ये जो सारे कमांडो है ये पहाड़ी पर जाने की प्लानिंग कर ही रहे थे तभी अचानक होता क्या है कुछ मिलिटेंट जो है ऊपर से फायरिंग करने लगते हैं। तो ये कमांडो जो है ये क्या करते हैं चुपचाप बिना हिले कवर ले लेते हैं और बिल्कुल सावधानी से खड़े रहते हैं यानी उन मिलिटेंट्स को पता नहीं चलना चाहिए। और ऐसा वो जो मिलिटेंट्स है वो रात में 3-4 बार करते हैं क्योंकि उनको पता था कि इंडियन फोर्सेस जो है वहां पर कभी भी पहुंच सकती है और इसी चीज को वो दिखाने के लिए कि हम सतर्क है इस वजह से वो रात में 3-4 बार फायरिंग करते हैं। कुछ देर फायरिंग करने के बाद वो वापस अंदर चले जाते हैं। ऐसा रात में कई बार होता है। अब सुबह के 4 बज चुके थे और 5 बजे के तकरीबन ये जो मिलिटेंट्स है इनका खाना भी होता था। इसी चीज का ये जो कमांडो है ये फायदा उठाते हैं और 4 बजते ये ऊपर चढ़ने लगते हैं इस पहाड़ी के ऊपर और कुछ देर बाद ये पूरी तरह से अपनी फील्डिंग जो है वो सेट कर लेते हैं। ये जो कैंप था उसके चारों तरफ ये घेरा बना लेते हैं और उसके बाद जैसे ही मिशन कमांडर परमिशन देता है तो 21 पैरा के जो कमांडर है मल्टीपल अटैक करते हैं। लॉन्चर पैड से गोले दागे जाते हैं इस वजह से मिलिटेंट्स को कुछ पता भी नहीं चलता है और 40 मिनट के अंदर ये जो पूरा ऑपरेशन है ये सक्सेस किया जाता है। उस ऑपरेशन में 38 मिलिटेंट जो है वो मौत के घाट उतर जाते हैं।